खबरों की तह तक जाकर खबरों की बीच से चीजों को निकालकर एनालाइज कर लाकर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन प्रमुख मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले नीट एग्जाम को लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर संग्राम मचा हुआ है। देश की अदालत में यह मामला पहुंचा हुआ है और अब सरकार ने, या यूं कहें कि एनटीए ने कहा है कि 1500 से ज्यादा छात्रों के पास विकल्प है कि वो एक बार फिर अपनी परीक्षा को लें और सिस्टम में कहीं कोई खराबी नहीं है। क्या यही स्थिति है? बिल्कुल नहीं। सिस्टम खराब है, लचर है और छात्रों के लिए नाइंसाफी हो रही है। कैसे, हम बताएंगे आपको। फिर हम बात करेंगे चुनाव के अभियान के दौरान आपने देखा था कि अग्निवीर योजना को लेकर कितने बड़े पैमाने पर चुनावी मुद्दा बना था। अब हम आपको यह खुशखबरी देने जा रहे हैं, अग्निवीर योजना में मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है और हो सकता है कि ये वो उन पहले कामों में से हो जो कि 100 दिन के दिशा निर्देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के साथ हो। यह खुशखबरी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने लगभग मन बना लिया है। क्या क्या बदलाव आएंगे, कैसे आएंगे, हम आपको बताएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव खत्म हो चुका, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 370 के लक्ष्य को नहीं पाया, लेकिन फिर भी एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन क्या यह काफी है? भारतीय जनता पार्टी में जो मंथन चल रहा है, उसकी वजह से पार्टी में कहां कहां क्या बदलाव आने वाले हैं, इसके संकेत हमारे पास हैं, आपको समझाएंगे। और आखिर में आज हम बात करेंगे मुस्लिम फैक्टर की, एम फैक्टर। पूरे देश भर में यह पहला मौका है कि आज लोकसभा में सबसे कम मुसलमान सांसद हैं। यह आज तक नहीं हुआ। तो मुस्लिम वोट बैंक की जो इतनी चर्चा होती है, मुसलमानों के नाम पर इतनी राजनीति और उसके बारे में अफसाने होते हैं कि यह सब कुछ बेमायने हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मुसलमान ही मुसलमानों को चुनकर संसद तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो क्या लोकतंत्र में उनकी भागीदारी वास्तविकता में उतनी है जितने के बारे में पूरे चुनाव के दौरान चर्चा होती है? इसका भी गूढ़ अर्थ आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नीट परीक्षा की। नीट की जो परीक्षा है वो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि एक द्वार है जिसके जरिए लोगों को मेडिकल का पूरा तरीका आपको मिल जाता है। और इसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि लोगों के पास एक जरिया बनता है जिससे बच्चे अपने भविष्य को तय कर पाते हैं, खास करके अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में जाने वाले हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने नीट एग्जाम को लेकर कुछ आदेश पारित किए हैं। 23 जून को ग्रेस मार्क मिले बच्चों का री एग्जाम कराया जाएगा। इसका ऑफर अब सरकार ने भी दे दिया है। 30 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मेडिकल एडमिशंस को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि 1563 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके स्कोर कार्ड को रद्द करना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि एनटीए ने यहां पर इनको ग्रेस मार्क्स दिए थे। एनटीए ने कहा कि इन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी, जो कि 26 तारीख को होने जा रही है, और उसका रिजल्ट 30 तारीख तक आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों ने क्या इसे स्वीकार किया, या क्या छात्रों का विश्वास वापस लौटा? सबसे पहले देखिए। इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इस बार मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउचर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है? तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। बच्चों की ये निराशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार के फैसले के बाद जो निकल कर आ रही है, वो बताती है कि आज हमारे देश के बच्चों को हमारी ही परीक्षा प्रणाली पर यकीन नहीं है। यह यकीन खत्म हो चुका है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, उनका यह मानना है कि देश में नीट की परीक्षा, खास करके नीट मेडिकल की परीक्षा में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसे कोई सबूत नहीं मिले और ना ही किसी छात्र का नुकसान हुआ है।
छात्र जबकि शिक्षा मंत्री की किसी भी बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, उनका जरूर यह कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं कोई सिस्टम में गड़बड़ी है ही नहीं, कोई दिक्कत हुई नहीं, तो किस दोषी पर आप कार्रवाई करेंगे साहब? सवाल तो ये उठता है, लाजमी है। आइए आपको दिखाते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा क्या है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों को यह आश्वासन देने की कोशिश की कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें कोई सवाल नहीं है कि आज देश में बच्चों के दिल में यह शक बैठ चुका है, यह संशय बैठ चुकी है कि सब कुछ गड़बड़ है। पूरे सिस्टम में दाल काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और यह वजह इसलिए है क्योंकि नीट के ये एग्जाम और एनटीए सवालों के घेरे में है। हमने सबसे पहले आपको दिखाया था मिस्टर एनालाइजर के शो में ही कि किस तरह से ग्रेस मार्क्स को लेकर यह पूरा बखेड़ा इस साल शुरू हुआ है। शुरू में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को जस्टिफाई करने की, सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चों का विरोध बढ़ा, अभिभावकों का विरोध बढ़ा, प्रदर्शन हुए, चौतरफा दबाव हुआ, तो एनटीए ने अपने पैर पीछे घसीटे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं। सवाल सबसे पहला, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स की ये पूरी जो थियरी है, ये बेसिस किस आधार पर निकाली? क्या आधार था इसका? क्या ऐसा कभी पास्ट में हुआ है? क्या किसी देश में ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं। तो एनटीए इस तरह की गलती कैसे कर सकता है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है? एनटीए को पता था कि ग्रेस मार्क्स से सिस्टम चरमरा जाएगा, ग्रेस मार्क्स से एक ही जगह पर स्थिति कैसे बर्बाद होगी यह भी पता था। फिर भी एनटीए ने यह काम किया। यह भरोसा तोड़ने वाला काम है कि नहीं, जरा बताइए। क्या एनटीए के कार्यप्रणाली को पूरी तरीके से जांच कर उसके फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? अगर ऑडिट नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि एनटीए की कार्यप्रणाली में कहां और क्या क्या गलत है? जो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए पूरे देश भर में सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, अगर वो एनटीए के पास नहीं है, उसमें लीकेजेस है, पिलफरेज है और उसकी वजह से चीटिंग होती है, पेपर लीक होता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आज बच्चों का भरोसा टूट चुका है और हम आपको समझाते हैं इन आंकड़ों के आधार पर कि कैसे। सबसे पहले देखिए, अभी स्क्रीन पर आपको यह दिखाई देगा, 720 में से 720 नंबर आने वाले 2024 में 67 कैंडिडेट्स हैं। यही जब आप पिछले साल देखते हैं तो 720 में से 720 पाने वाला सिर्फ एक कैंडिडेट था। इस बार जो पूरा गड़बड़ झाला हुआ है उसकी वजह से क्या दिक्कत हुई आपके सामने है। 715 नंबर पाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 225 तक है। 68 to 225 रोल नंबर। सिर्फ 2 से 4 बच्चे पिछले साल 715 या उससे ज्यादा नंबर पाए थे। 710 और 700 का आंकड़ा देख लीजिए, यानी कि 700 नंबर पाने वाले 1770 बच्चे हैं साथ। 720 में से 700 नंबर पाने वाले 1770। कई बड़े बड़े संस्थान में तो इन बच्चों को नंबर एडमिशन ही नहीं मिलेगा। क्या प्रणाली है? इस रैंक को समझाने का एक और तरीका आपको हम बताते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आज भारत में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है। उसके एडमिशन की प्रक्रिया आपको बताते हैं। दिल्ली में एम्स में भर्ती के लिए नीट के मार्क्स की जरूरत होती है कम से कम 700 या उससे ऊपर। 2023 में एम्स दिल्ली का कट ऑफ में जो क्लोजिंग रैंक था वो 57 था, यानी कि 57 रैंक के बच्चों तक आते आते खत्म हो गया था पूरा मामला, सीटें खत्म हो गई थी और 710 नंबर तक बच्चे एम्स में एडमिशन ले पाए थे। 720 में से 710 नंबर तक जिन बच्चों के आए थे उनको ही एम्स में एडमिशन पिछले साल मिला। इस बार क्या हाल है साहब? इस बार 720 में से 715 नंबर पाने वाले बच्चे भी एम्स में एडमिशन नहीं पाएंगे। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि 715 नंबर पाने वाले बच्चों का रैंक अब 225 तक है। एम्स में 132 सीटें ही है, यानी कि 93 बच्चे एम्स में एडमिशन नहीं पाएंगे इवन इफ दे गेट 715।
और 720 के बाद आपको 715 नंबर ही आ सकते हैं। यानी कि आपने एक सवाल भी गलत किया तो आपको 715 नंबर मिलेगा। तो जितने बच्चे एक सवाल गलत करने वाले हैं उनको भी एडमिशन एम्स में नहीं मिलेगा। अब आप समझिए कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला एनटीए ने किया है। एनटीए की जो पूरी प्रणाली है उसके ऊपर और भी सवाल उठते हैं। आंसर की रिजल्ट के साथ नहीं बल्कि 1-2 दिन पहले जारी कर दी गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? रिजल्ट के साथ ही आंसर की जारी किया जाता है आमतौर पर, 1-2 दिन पहले आपने क्यों जारी किया? एग्जाम में नंबर के कंपैरिजन में रैंक में काफी अंतर दिख रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, नीट के एग्जाम का रजिस्ट्रेशन बंद होने के 24 दिन बाद एक बार फिर से 2 दिन के लिए लिंक को क्यों खोला गया? हजारीबाग के जिस सेंटर से गड़बड़ी की बात निकल कर आई, जहां पेपर लीक की बात निकल कर आई, वहीं से 8 टॉपर निकल के आए। इसके बाद भी एनटीए के कान पर कोई भी जू नहीं रहेगा साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए कहता है और यहां तक कि एचआरडी मिनिस्टर भी कहते हैं कि नीट के एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ। बिहार के एक थाने में पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ है। बिहार पुलिस ने एग्जाम में अनियमितता को लेकर झारखंड के हजारीबाग की एक सेंटर की जांच की और वहां से पेपर लीक का संदेह जताया गया। पेपर लीक भारत के लिए एक बड़ी समस्या है और यह देखिए, यह एग्जाम्पल आज आपके सामने है, प्रमाण के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह प्रियंका चतुर्वेदी सांसद है, उनकी चिट्ठी है जिसमें बिहार में जो पेपर लीक की बात दर्ज की गई थी उसका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। एफआईआर भी उन्होंने इसके साथ संलग्न किया। तो जब एफआईआर दाखिल है तो पेपर लीक कैसे नहीं हुआ, इसकी जांच किसने की, इसके बारे में कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? और उसके बाद मैं आपके सामने एक लिस्ट रख रहा हूं, हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसके बारे में आप देखिए। ये तमाम अभी आपके पास लिस्ट हम दिखाने जा रहे हैं और ये लिस्ट मैं बहुत पहले की नहीं, 2022 से लेकर 2020 तक के बारे में दिख रहा हूं, एक के बाद एक। ये देखिए, कर्नाटक पावर लोकसभा आयोग में यहां पर हुआ, असम में टीटीआई लीक 2021 में, मध्य प्रदेश नर्स भर्ती परीक्षा वहां पेपर लीक हो गई, गुजरात के बिजली कर्मचारियों की भर्ती हुई वहां पेपर लीक हो गया, यूपी पीईटी पेपर लीक हो गया, यूपी बोर्ड फिजिकल पेपर लीक हो गया, बीएड की संयुक्त परीक्षा 2021 पेपर लीक हो गया। आप बस गिनते चले जाइए साहब, हमारे देश में हर एग्जाम बिकता है, एक के बाद एक पेपर लीक के तमाम मामले हमारे देश में दर्ज किए जा रहे हैं। और यह मैं सिर्फ 2020 से लेकर 2024 के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। 38 मामले हैं पेपर लीक के, 38। क्या इस पर किसी ने कहीं कोई बात कही? सवाल यह उठता है कि आज ये जो तमाम परीक्षाएं हो रही हैं, कैसे यह मल्टी करोड़ धंधा बन चुका है, कैसे हमारे युवकों के, हमारे नौजवानों के सपने को पैसे से खरीदा जा रहा है, यह पूरा सिस्टम है। सवाल यह भी उठता है कि पेपर लीक के साथ कैसे बच्चों के भविष्य के साथ हम खेल रहे हैं। एनटीए जैसे तमाम संगठन क्या एग्जाम को कंडक्ट कराने की योग्यता नहीं रखते? बार बार पेपर लीक की समस्या क्यों निकल कर आती है? और अगर यहां पर सिस्टम नहीं है तो इस सिस्टम को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे बड़ा सवाल तो आज मैं सरकार के सामने रखता हूं, क्यों नहीं इस सिस्टम को देखा जाए, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट की जाए, और अगर इसमें गड़बड़ियां हैं तो इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्यों ना कहा जाए? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये। और सबसे मजेदार बात तो यह है साहब कि एनटीए की जांच एनटीए के ही चेयरमैन कर रहे हैं। कैसे निष्पक्ष होगी ये जांच? तभी तो सीबीआई जांच की मांग हो रही है। इसके लिए याचिका भी दायर की गई है कोर्ट में कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार इसके लेकर तैयार नहीं है। एक और सवाल मैं आपको छोड़े जाता हूं, इस देश में सिविल सर्विस के एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सिर्फ सिविल सर्विस की नहीं, तमाम जो सरकारी संस्थान है वहां पर भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स कराता है, यूपीएससी उसके साथ साथ टेक्नीशियंस के एग्जाम कराता है, फॉरेन सर्विसेज के कराता है, कई तरह के एग्जाम्स कराता है। आज तक आपने यूपीएससी पेपर लीक सुना है क्या? क्या आपने कभी सुना कि आईएएस आईपीएस के एग्जाम में कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट जाकर बैठ गया और उसने आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे दिया? नहीं। तो यूपीएससी के एग्जाम में क्यों नहीं होता ये सब?
ये बच्चों के साथ ही क्यों खिलवाड़ हो रहा है? इसलिए आज सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए सरकार को पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे यूं ही अपने देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे और इससे बड़ा विश्वासघात बच्चों के साथ नहीं हो सकता। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अग्निपथ 2.0 लगभग तैयार हो चुका है। यह खुशखबरी हम आपको आज ही दे रहे हैं। याद रखिएगा, मिस्टर एनालाइजर पर आप इसे पहली बार देख रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के कुछ प्रावधान में बदलाव की इच्छा खुद ही जताई है अपनी खुद के सर्वे के आधार पर। ये जो सिफारिशें हैं ये सरकार के पास भेजी जा रही हैं और बहुत जल्द ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर विचार कर सकता है और उसके साथ ही इस पर एक बड़ी बढ़त आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने अपने लिए जो 125 दिनों का एजेंडा रखा है उसमें सबसे पहली बात अगर डिफेंस मंत्रालय में कोई बात होने जा रही है तो वो है अग्निवीर को लेकर तमाम बड़े बुनियादी और बड़े सुधार। ये बात हम आपको बता रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले राजनीति की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां क्या सुधार की सुझाव दिए जा रहे हैं। राजनीति यह है कि सरकार बनने से पहले जेडीयू ने इस बात को प्रमुखता से सामने रखा, एनडीए के सहयोगी दल हैं, कि अग्निवीर योजना में तब्दीली की बड़ी आवश्यकता है, उसे पूरे तरीके से देखने की, खंगालने की जरूरत है। देखिए जेडीयू ने क्या कहा था। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ, हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। ऐसा नहीं है कि एनडीए के घटक दल जेडीयू ने ही इस मांग को सामने रखा था। अग्निवीर का पूरा मसला बड़े पैमाने पर इंडी अलायंस के गठबंधन के तमाम दलों के द्वारा हर जगह उठाया गया। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई जगहों पर, कई मंचों पर स्पष्ट तौर से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को पूरे तरीके से मूलतः हम रद्द कर देंगे। जाहिर सी बात है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि सेना को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति का मसला नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज सरकार अग्निवीर को लेकर एक बहुत बड़े बदलाव को सामने लेकर आने जा रही है। जो तमाम प्रेशर्स हैं वो काम अपनी तरह से करते हैं। अग्निवीर को लेकर ये जो योजना बदलने की है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव है। इन सभी राज्यों में, खास करके हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में सेना में भर्ती बड़े पैमाने पर होती है। इन राज्यों में अग्निवीर एक बहुत बड़ा मसला है। शायद यही वजह है कि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करने को तैयार है। आर्मी के इंटरनल सर्वे से जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं बदलाव को लेकर, हमारे सूत्र यह बताते हैं कि वो बदलाव किस तरह से सुझाव के तौर पर सरकार के पास भेजे गए। सबसे पहला सुधार, सेना की जो अवधि है, जो सेवा की अवधि है, वो 7 से 8 साल होगी। आज की डेट में अग्निवीर 4 साल के लिए है, यानी कि लगभग डबल किया जाएगा। सामान्य फौजी आमतौर पर जो 37 से 42 हफ्तों की ट्रेनिंग लेते हैं, वही ट्रेनिंग अग्निवीर को भी दी जाएगी, क्योंकि अभी अग्निवीर की जो पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस है वो सिर्फ 24 हफ्तों की है। तो यानी कि ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। क्यों किया जा रहा है ये दोनों बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि सेना ने यह पाया अपने सर्वे में कि अग्निवीर के तहत जो जवान सिलेक्ट किए जा रहे हैं उनमें सेना को लेकर वो जज्बा नहीं है, उसमें भाईचारा नहीं है, कम्युनिटी फीलिंग नहीं है, बहुत कम है। इसलिए सेना में पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए जब तक यह बात सामने नहीं आएगी कि कम से कम 7 साल या 8 साल का टेन्योर होगा सर्विस का, तब तक वो निष्ठा सामने नहीं आ रही। ट्रेनिंग साथ में होने की वजह से सभी जो नौजवान हैं, सभी जो अग्निवीर हैं, उनमें एक जज्बा आता है राष्ट्र सेवा का। यह ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और गारंटी दी जा रही है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में अग्निवीर कैटेगरी से सेलेक्ट किए गए लोगों की सीनियरिटी मेंटेन की जाएगी। अभी तक यह हो रहा था कि उनके लिए फ्रेश स्टार्ट होगा,
यानी कि 4 साल का कार्यकाल खत्म, एक बार फिर से जीरो से शुरू कीजिए। लेकिन अब जो प्रस्तावित है उसमें 4 साल नहीं 8 साल तक जो काम आप करेंगे वो सीनियरिटी आपके सेंट्रल आर्म फोर्स में सिलेक्शन के बाद भी बहाल रहेगी। यानी कि आप अपनी सीनियरिटी नहीं खोएंगे, आप अपनी तनख्वाह नहीं खोएंगे, आप अपना ग्रेचुटी नहीं खोएंगे। बहुत बड़ी बात है साहब। इसके साथ साथ 4 साल की अवधि के समाप्त करने के साथ ही जो अग्निवीर की संख्या है, जो रिटेन करने की संख्या है, उसे 60 to 70% बरकरार रखने की बात कही जा रही है। यानी कि पूरे आधार पर अभी जो अग्निवीर की सिलेक्शन था उसमें 25% के आसपास सिलेक्शन रिटेन करने की बात थी। अब इसको 50 to 60% रिटेन करने की बात कही जा रही है। यही एक मुख्य जरिया होगा जिसके जरिए सैनिक सेना में सवार तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो टेक्निकल सेक्टर्स हैं वहां पर सिलेक्शन की जो एज है उसको बढ़ाया जाएगा। सेना, सिग्नल, एयर डिफेंस, इस तरह की तमाम तकनीकी विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल की जाएगी। क्योंकि अगर आप बीटेक हैं तो आपको यहां काफी फायदा मिलेगा, उसके पहले आप बीटेक हो नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ये उम्र बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ विकलांगता की स्थिति में जो भुगतान दिया जाएगा वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ सरकार और सेना मदद करेगी कि अग्निवीर जो विकलांगता झेल रहे हों उनको कहीं दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिले। इसके साथ साथ युद्ध की परिस्थिति में अग्निवीर की मृत्यु होने पर परिजनों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान मिलेगा। अभी तक एक लमसम अमाउंट 1 करोड़ का दे दिया जाता है, लेकिन अब जीवन भर कॉम्पनसेशन मिलेगा। यह बहुत बड़ी एक दिक्कत थी जिसे लेकर परिवार अपने बच्चों को अग्निवीर स्कीम में भेजने को तैयार नहीं हो रहे थे। यानी कि योजना पूरी बन गई है। ये तमाम रिकमेंडेशंस हैं जो फौज के रिकमेंडेशंस हैं जो कि तैयार किए जा चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सचिवों का पैनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने रिकमेंडेशन और प्रेजेंटेशन 17 या 18 जून को देने वाला है, ऐसी सूचना आ रही है। अग्निवीर योजना में जो बदलाव हैं उसके आधार पर सैलरी और बाकी तमाम अन्य लाभ भी बड़े पैमाने पर सामने रखेंगे और इसके लिए रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त बजट पास करेगा। इसके साथ साथ जो नौजवान हैं उनकी जो भर्ती हुई है इसको लेकर भी कई तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं उसे भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी तक जो स्थिति है उसमें क्या है, जो नियमित सैनिक होते हैं और जो अग्निवीर हैं उसमें क्या फर्क है। जो नियमित सैनिक हैं रिटायरमेंट के बाद उनको प्रॉपर पेंशन मिलता है, उनको राशन और बाकी तमाम चीजें डिस्काउंटेड रेट पे मिलती हैं। अग्निवीर के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आगे हम आपको बताएं, सेना में शामिल होने पर पेंशन मिलेगा और युद्ध की स्थिति में यह हमने आपको बताया। तो जो बच्चों के लिए सुविधाएं, उसके साथ साथ जो वेतन है, ये तमाम चीजें बदली जा रही है। और इसके बदलने से यह कहा जा रहा है कि अब अग्निवीर की जो पूरी योजना है वही मेन इनटेक पाथ होगा जिसके जरिए सेना में भर्ती होगी, नौसेना में भर्ती होगी और वायुसेना में भर्ती होगी। यानी कि अग्निवीर मेन इनटेक पॉइंट होगा, वहीं से लोग सेलेक्ट होंगे, वहां से जितने लोग काबिल पाए जा रहे हैं और जिनको रिटेन करना है उनको रिटेन किया जाएगा। जो नहीं रह सकते हैं वो अपने 8 साल की अवधि को पूरा करने के बाद ऑल्टरनेट वोकेशन में जा सकते हैं। इससे बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है और यह अपने आप में बहुत बड़ा है भी। इसके संकेत चुनाव के दौरान ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए थे, आज उस पर मुहर लग रही है। स्कीम प्रारंभ हुई है, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह प्रारंभ की गई है। लगेगा कहीं पर कुछ और कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार कभी किया जा सकता है। जिस सूरत हाल में अग्निवीर भारत में लागू किया गया था और ये जो अग्निपथ स्कीम है लागू की गई थी, उसकी वजह से पूरे देश में इसकी बहुत निंदा हो रही थी। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि ये योजना सैनिकों की भलाई में नहीं है, लोगों ने इसके प्रति अपने रुख को बदला। लेकिन अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी में नौकरी करना अपने आप में भारत में कोई अलहदा नहीं, दुनिया के कई देशों में इसे लागू किया गया है। जैसे कि अमेरिका में सैनिकों की संख्या तकरीबन 14 लाख के आसपास है। स्वैच्छिक आधार पर यहां पर भर्तियां होती हैं।
4 साल की सेवा होती है और 4 साल का रिजर्व जरूरत पड़ने पर लिया जा सकता है। रिटायरमेंट भी लिया जा सकता है और 20 साल तक अगर सेना में कोई व्यक्ति काम करता है अमेरिका में तो उसे पेंशन मिलता है और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अलग से मिलता है। तो ये अमेरिका का सिस्टम है। चीन में भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। वहां पर चयन के हर साल में 4.5 लाख सैनिकों का चयन किया जाता है। 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल की सेवा अत्यंत आवश्यक होती है। उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग देकर सैनिकों को तैयार किया जाता है और फिर अगर सैनिक चाहें तो बीच में रिटायरमेंट ले सकते हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सैनिकों को जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं डिस्काउंटेड लोन दिया जाता है और रिटायर्ड सैनिकों को टैक्स में बचत की सुविधा दी जाती है। भारत ने इन तमाम देशों के एग्जाम्पल्स को देखा है। फ्रांस में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फौज में भर्ती होती है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आगे बढ़ाया जा सकता है। 5 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भर्ती के समय 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और 19 साल तक सेवा करने के बाद फौज में पेंशन की सुविधा है। इस तरह से रूस में भी प्रक्रिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अग्निवीर की योजना जो तैयार की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की योजनाओं को देखकर तैयार की गई थी, लेकिन भारत की संरचना दूसरे देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। यहां पर नौकरियों का बहुत बड़ा अभाव है। फौज में नौकरी करना न सिर्फ स्वाभिमान की बात है बल्कि तमाम परिवारों की जरूरत है। एक्टिव वॉरफील्ड जैसे सिचुएशन हिंदुस्तान में बहुत हैं। सेना के जवान भारत में सिर्फ सीमा पर तैनात नहीं होते बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में भारतीय सैनिकों के हताहत होने की संख्या सीमा पर तैनात सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लिहाजा जब अग्निवीर जो पहले स्वरूप में था उसमें जो सैनिक का चयन हो रहा था उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई राहत नहीं थी और 4 साल के बाद दोबारा नौकरी ढूंढने की एक बहुत बड़ा प्रेशर था। सेना मान रही थी कि यह जो प्रक्रिया अग्निवीर की बनाई गई थी वो अच्छी नहीं थी। लिहाजा सेना ने खुद ही इसमें बदलाव की मांग भी की थी। सरकार ने आखिरकार सेना की इस मांग को माना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्षी पार्टियां अब यह कहेंगी कि मोदी सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर अग्निवीर में तब्दीली की। चलिए चाहे जो भी मसला हो, मैं तो यह मान सकता हूं कि अग्निवीर के ये प्रस्तावित बदलाव अपने आप में बहुत सार्थक हैं, अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं और इन्हें तुरंत अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। और आइए आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कितने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के नाम पर राजनीति हो रही थी। अलग अलग दल अपने अपने आप को पोजीशन करते हुए दिखाई दे रहे थे। जाहिर सी बात है मुसलमानों में जिस तरीके की एक अलग सी प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी इसके बारे में मुस्लिम वोट बैंक बहुत चर्चा में था। मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना। इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या ध्रुवीकरण की राजनीति ही इस देश का भविष्य है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने जा रहा हूं जिससे शायद हम इस बात पर विचार करने को मजबूर हो जाएं कि जिन मुसलमानों के नाम पर हमारे देश में पिछले 10 सालों से जबरदस्त राजनीति हो रही है और बीते 40 साल से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक अलग तरह की सोच और विचारधारा हमारे देश में है, यह मुसलमान वोट बैंक खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। कैसे? आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं। इस बार के लोकसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अब तक की सभी लोकसभा में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आप जानकर अचरज करेंगे कि इस बार 543 सांसदों में से सिर्फ 24 सांसद मुसलमान हैं। आप जरा विचार कीजिए, जिस देश में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से कहीं ज्यादा है, कम से कम 22 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी मानी जा रही है, क्योंकि 2011 में जो सेंसस हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान के टोटल पॉपुलेशन का 17.5% मुसलमान आबादी मानी गई थी। पॉपुलेशन ग्रोथ और बाकी आधार पर देखें तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की आबादी तकरीबन 22 करोड़ से 23 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। यह माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी का लोकसभा में दिया स्टेटमेंट है कि कम से कम 20 करोड़ या उससे ज्यादा
मुसलमानों की आबादी है। अब आप जरा समझिए कि इतनी आबादी होने के बाद भी लोकसभा में 543 में से सिर्फ 24 मुसलमान सांसद हैं, यानी कि 4% ही मुसलमान सांसद पूरे संसद में। 20% से ज्यादा आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले सिर्फ 4% सांसद हैं, यानी कि मुसलमान आज खुद अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे वोट बैंक के तौर पर काम करते हैं, ये विचार आपके दिमाग में आना चाहिए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी सीटें जो अपने आप में बताती हैं कि आज इस देश में यह विसंगति क्यों है। तकरीबन 65 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां 35% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है साहब। 14 तो उत्तर प्रदेश में है। इसके बावजूद 65 मुसलमान सांसद नहीं हमारे देश में। पश्चिम बंगाल में 13 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 35% से ज्यादा मुसलमान हैं। केरल में 8 ऐसी सीटें हैं, असम में 7, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2-2 ऐसी सीटें। यानी कि आज अगर हम पूरे आधार पर देखें तो अपने आप में समझ में आता है कि भाई कम से कम 35-40 मुसलमान सांसद तो हमारे देश में होने ही चाहिए, लेकिन नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए एक और डेटा आपके सामने रखते हैं। कितने मुसलमान उम्मीदवारों को तमाम पार्टियां प्रस्तुत कर पा रही हैं, यानी कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसके परसेंटेज में कितने मुसलमान उम्मीदवार पार्टियां खड़ी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों में से सिर्फ 4% मुसलमान उम्मीदवारों को आज तक खड़ा किया है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों मिलाकर। इस बार के लोकसभा में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों में से 38% ही मुसलमान को टिकट दिया। अगर आप 2014 की बात देखें तो वहां पर भी बीजेपी का क्या जो है परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज, वो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। मुसलमान वोट जो बीजेपी के पास जाता है वो 8% है। कांग्रेस के पास जो मुसलमान वोट जाता है वो 38% है, अन्य के पास 54% है। तो कुल मिलाकर देखिए तो बहुत ही अलग स्थिति है। इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितने मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं, अभी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 7, 300 प्लस उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, सिर्फ 7 मुसलमान उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुसलमान उम्मीदवार उतारे, टीएमसी ने 5, आईयूएमएल ने 3, एमआईएम ने 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2, अन्य के खाते में 2 मुसलमान उम्मीदवार। यानी कि मुसलमान उम्मीदवार उतारे ही नहीं जा रहे हैं मैदान में। जाहिर सी बात है, जब मुसलमान उम्मीदवार तय ही नहीं किए जा रहे पार्टियों के द्वारा तो क्या निकल कर आएगा, मुसलमान जीतेगा ही नहीं। यही वजह है कि आज 24 मुसलमान सांसद हमारे पूरे देश में हैं। अगर मैं इसको आबादी के अनुपात में यह आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आप देखिए किस तरीके से स्थिति उत्पन्न होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 26 मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल कर पाए। इस तरह के तमाम आंकड़े आपके सामने हैं। टीएमसी के आंकड़े हैं, बाकी लोगों के आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं आता हूं एक बेसिक स्ट्रक्चर पर। अभी हम आपको पूरा वो दिखा रहे हैं कि तमाम सालों में, तमाम लोकसभा में कितने मुसलमान उम्मीदवार और मुसलमान सांसद रहे हैं। 2014 में 23 थे, अभी तो 24 हैं, बढ़ गए हैं। तो ये अनुपात आपके सामने है। अब मैं आपके सामने एक बेसिक सवाल रख रहा हूं। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, 65 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 35% या उससे ऊपर है। इसके बाद भी मुसलमान अपने लिए उम्मीदवार नहीं चुन पा रहे हैं। अगर मैं मुस्लिम पार्टियों की भी बात करूं तो मुस्लिम पार्टियों में से आईयूएमएल ने 3 उम्मीदवार खड़े किए, 1 की जीत हुई। एमआईएम ने 1 उम्मीदवार खड़ा किया, 1 की जीत हुई। बाकी सभी या तो राष्ट्रीय पार्टी हैं या रीजनल पार्टी हैं जिन्हें मुसलमान वोट देते हैं। तो मुसलमान खुद अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। 20% के आसपास अगर मुसलमानों का हम एवरेज पूरे देश भर में लें तो ये 20% वोट अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल भी जाए, जो कि हमने 2024 में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम वर्ग ने बड़े पैमाने पर देश भर में वोट किया
और अगर आप मुसलमान वर्ग के पोलिंग परसेंटेज को देखेंगे तो यह आंकड़ा और भी स्पष्ट हो जाता है। ऑन एन एवरेज मुसलमानों ने 80 to 85% पोलिंग किया है। यानी कि अगर किसी एक पोलिंग बूथ पर 1000 में से 800 मुसलमान वोटर हैं तो 700 से ज्यादा मुसलमान वोटर ने अपना वोट दिया है। यानी कि उनके पोलिंग परसेंटेज कहीं ज्यादा है। लेकिन ये वोट किसको देते हैं? ये वोट उनको देते हैं जो बीजेपी को हरा सके। अब जाहिर सी बात है यहीं पर खेल खड़ा हो जाता है। यानी कि मुसलमान वोटर यह जानता है कि उसको बीजेपी को हराना है, लेकिन उसके पास अपना वोट देने का विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता की वजह से मुसलमान वोटर अपना वोट या तो कांग्रेस पार्टी को देता है, या आरजेडी को देता है, या समाजवादी पार्टी को देता है। पहले जेडीयू को दे रहा था, टीडीपी को देता है, डीएमके को देता है, लेफ्ट पार्टियों को देता है, टीएमसी को देता है। ये पार्टियां मुसलमान उम्मीदवारों को कम से कम उतार रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से यह तय किया कि मुसलमान उम्मीदवारों को वो टिकट न के बराबर देगी, तब से हिंदुत्व के इस वेव की वजह से तमाम राजनीतिक दलों ने भी मुसलमानों को अपने पास उम्मीदवार बनाना कम से कम कर दिया है। यानी कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम है। अब ऐसे में मुसलमान वोटर के पास एक ही विकल्प बचता है, उन पार्टियों को वोट करे जो कि बीजेपी को हरा सकती है। और इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो आपको एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां पर इंडिया अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट दिया, या फिर अगर आप राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें जहां पर इंडिया अलायंस ने, महाराष्ट्र की बात कीजिए, इंडिया अलायंस ने बहुत डेंट किया एनडीए को। यहां पर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक के साथ जा मिला, और यहीं पर खेल है साहब। इसको ऐसे समझिए, पूरे देश भर में शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी तकरीबन 20 से 22% है। पूरे देश भर में मुसलमानों की आबादी 20% प्लस है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान वोट बैंक एक साथ आ जाता है तो यह अपने आप में 40% प्लस का एक बड़ा चंक बन जाता है, और यह जिस पार्टी के पास अपना रुझान रखेगा वहीं पर उस पार्टी की जीत होती हुई दिखाई देगी। अभी तक क्या हो रहा था, जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो बीएसपी बड़े पैमाने पर मुसलमान उम्मीदवारों को उतारती थी, और बीएसपी के मुसलमान उम्मीदवार मुस्लिम वोट बैंक को बांट देते थे, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलता था मुस्लिम वोट बैंक का, यहां तक कि एकजुट मुसलमान वोट पड़ता भी नहीं था। इसकी वजह से इस बार मुसलमानों ने तय किया कि चूंकि बीएसपी किसी भी तरीके से रेस में नहीं है और वो बीजेपी को हराने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से एकजुट हुआ और उसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिया। तो आज की डेट में अगर मुस्लिम वोट बैंक को एक वोट बैंक के तौर पर काम करना है तो उसे अपनी इसी स्ट्रेटेजिक वोटिंग को जारी रखना पड़ेगा। अगर इसके साथ दलितों की सहभागिता मुसलमानों को मिलेगी तो फिर बीजेपी के मुखालिफत में खड़ी पार्टियों के लिए जीत के अवसर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक को तोड़ना चाहती है, सेंध लगाकर उसमें एक अपना अलग काडर बनाना चाहती है। जैसे कि जेडीयू ने पसमंदा मुसलमान का एक कैटेगरी तैयार किया, वैसे ही अति पिछड़ा शेड्यूल्ड कास्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक है जिस पर वो अपना कब्जा करना चाहती है। नहीं कर पा रही, ये अलग बात है। तो अगर ये सेग्रीगेशन हुआ, लेकिन यहां पर कुछ एक और सवाल उठते हैं। आज मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद में कम से कम है, वोट बैंक अपने हिसाब से वोट करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या इसके आधार पर तमाम मुस्लिम समाज के विकास की बात देखते हैं तो जाहिर सी बात है जो सुविधाएं केंद्र सरकार के तहत मुसलमानों तक पहुंच रही हैं, जो कि हिंदुओं को भी मिल रही हैं, सुविधाएं तो समान है, लेकिन जहां पर पिछड़ेपन की एक बहुत पुरानी मिसाल है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता है। ये ज्यादा सुविधाएं उन्हें कोई नहीं दिला पा रहा, और वो इसलिए क्योंकि उनकी आवाज उठाने और उसे मजबूत करने वाला कोई प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है। बहुत कम लोग हैं, और जो लोग हैं वो मुसलमानों की आवाज नहीं बन रहे हैं।
अब इसमें सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अपने साथ सही कर रहा है? क्योंकि अगर वो अपने आप को मुख्य धारा से अलग रख रहा है तो क्या उसे कोई फायदा मिल रहा है? मुख्य धारा क्या है? इस देश में 80% के आसपास हिंदू हैं। ऐसे में अगर आप सहयोग के तौर पर आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, तभी आप अपने बैकवर्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो आज मुसलमान समाज के पास एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। सवाल नंबर 1, एक कुशल नेतृत्व मुसलमान समाज के पास नहीं है। इसके लिए मुसलमान समाज को काम करना पड़ेगा। अपने पिछलेपन को दूर करने के लिए उसे अपनी आवाज मुखर तरीके से सामने रखनी पड़ेगी। सरकारों को भी यह तय करना पड़ेगा कि मुसलमान समाज में जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए क्या स्पेशल नीति अपनाई जा सकती है। दूसरी बड़ी बात, मुसलमानों को अपने आप को मुख्य धारा से अलग नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें कभी सहूलियत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका नेतृत्व तो है ही नहीं, उनके पास कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मुसलमानों को राष्ट्रीय पार्टियों पर अपना भरोसा बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी बात, मुसलमानों को सामाजिक सुधार बड़े पैमाने पर लाने होंगे। जब तक मुसलमानों ने सामाजिक सुधार पर जोर नहीं दिया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा तो सरकार ने सुलझा दिया, लेकिन ऐसे कई मसले हैं जो आज भी शरिया लॉ के होने की वजह से मुसलमान समाज को बाधित करते हैं। इन तमाम कुरीतियों को बदलना होगा, समाज को डेवलप करना पड़ेगा, इंटरनल वॉइस को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य धारा में अपने आप को एसिमिलेट करना पड़ेगा। अगर मुसलमान समाज अपने आप को मुख्य धारा से अलग रखकर आइसोलेट करने की कोशिश करेगा तो फिर एक तरह से पोलराइजेशन की राजनीति को बढ़ावा देगा, जो कि उसके हक में नहीं है। आज तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट धूल फाक रही है। यूपीए की 10 साल की सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया, उसके बाद भी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यह बार बार कहती है कि हम सर्वहित की बात करते हैं, सभी समाज की बात करते हैं, वहां पर अब मुसलमानों को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि सभी समाज की बात करने वाली सरकार के साथ मिलकर चलना ही उसके लिए सबसे फायदे का सौदा है।